डॉक्टर प्लीज। ऑफिसर, हम आपको यहाँ से अंदर नहीं लेके जा सकते। सर इट्स अ रिक्वेस्ट। प्लीज आप अंदर नहीं आ सकते, लेकिन अंदर सस्पेक्ट जो कुछ भी कह रहा है आप उसे ग्लास पैनल के बाहर लगे हुए स्पीकर पर साफ साफ सुन सकते हैं। थैंक यू। नार्को टेस्ट एक ऐसा टेस्ट जिसमें इंजेक्शन की मदद से इंसान के मस्तिष्क को सच बोलने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो क्या इस नार्को टेस्ट से सीबीआई किसी नतीजे पर पहुंच पाएगी? क्या किया तुम लोगों ने, बोलो। हमको कुछ नहीं पता। खून हुआ था, जानते हो ना? हाँ, आकृति बेबी का और प्रेमराज का। किसने मारा उनको? को नहीं पता। रात को तुम प्रेमराज से मिले थे, बोलो। जी। तुम आकृति के कमरे में गए थे, बोलो। हाँ। तुमने आकृति के साथ क्या किया? मैंने नहीं। तो फिर तुम कमरे में क्या करने गए थे? कमरे में नहीं गया। गोपाल, तुमने अभी अभी कहा तुम कमरे में गए थे। गोपाल बोलो। गोपाल बोलो, क्या तुम आकृति के कमरे में गए थे? नहीं, वो वीर बहादुर आया था। वीर बहादुर गया था? थापा गया था? दोनों साथ गए थे? साथ नहीं। इस नार्को टेस्ट में तो कुछ नहीं क्लियर हो रहा। सर डॉक्टर विनीता और डॉक्टर महेश, इन दोनों के लैबोरेटरी टेस्ट में भी कुछ नहीं आया। क्या करें सर? प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहेंगे अब आप? फाइनली गोपाल ने कन्फेस कर लिया कि खून उसी ने किया है। देखिए, हमारी सीबीआई की टीम को आकृति सनवार मर्डर केस में सफलता नहीं मिल पाई है। सीबीआई ऑफिसर लोक कुमार गोपाल को अरेस्ट करके बहुत बड़ा शेयर बन रहा था। हमारी सीबीआई की टीम ने गोपाल, थापा और वीर बहादुर इन तीनों का नार्को एनालिसिस टेस्ट किया। इस टेस्ट में यह लगा कि हत्या की इस घटना को इन तीनों ने ही अंजाम दिया है, लेकिन इन तीनों के खिलाफ हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिला। नार्को टेस्ट के दौरान तीनों ही सस्पेक्ट्स ने हत्या की इस घटना को 3 अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया है। इनफैक्ट खुद गोपाल ने 3 अलग बातें बताई हैं। सर ये रूमर्स है कि आपने गोपाल के साथ जबरदस्ती की है कि वो खून का इल्जाम अपने सर पे ले ले। ये सिर्फ रूमर्स है, कोई सच्चाई नहीं है इसमें। तो सर अगर आप लोग ये साबित नहीं कर पा रहे कि असली गुनहगार गोपाल और उसके दोस्त हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि डॉक्टर महेश सनवार ने ये कत्ल किया है? देखिए, हमने डॉक्टर महेश सनवार और उनकी पत्नी डॉक्टर विनीता सनवार के लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाए हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिले। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, इस केस की इन्वेस्टिगेशन तब तक चलती रहेगी जब तक असली मुजरिम सलाखों के पीछे न चला जाए। बट फॉर नाउ हम डॉक्टर महेश सनवार को सबूतों की कमी के आधार पर रिहा कर रहे हैं। 50 दिन जेल में काटने के बाद आज फाइनली डॉक्टर महेश सनवार को जेल से रिहा किया जा रहा है। अभी नहीं, मुझ में अभी इतनी हिम्मत नहीं कि इनके सवालों का जवाब दे सकूं। I understand. राकेश भाई, सर प्लीज ओपन द विंडो सर। यू थिंक सर 50 दिन जेल में बिताने के बाद आपको कैसा लग रहा है सर? क्या आखिर को वाकई में आपने मारा था सर? डॉक्टर महेश अपना स्टेटमेंट बाद में देंगे। प्लीज अभी इन्हें अंदर जाने दीजिए।
हालत में जाऊंगी, सीधी हालत में जाऊंगी। महेश, महेश, look at me. मेरी तरफ देखो महेश, प्लीज हौसला रखो। मैं अभी तक स्ट्रांग हूँ, सब तुम्हारी वजह से। जिस तरह से तुमने सब कुछ हैंडल किया है, कोई और नहीं कर पाता। प्लीज बी ब्रेव फॉर मी। अगर तुम टूट जाओगे तो मैं कैसे संभाल पाऊंगी अपने आप को? प्लीज। अक्कू के जाने के बाद ये घर नहीं रहा। मुझे हर जगह अक्कू दिखाई दे रही है, पर मैं उसे छू नहीं सकता। हमारी बच्ची। जिस घर में अपने बच्चे की निर्मम हत्या हुई हो, उस घर में भला कौन रह सकता है? आकृति की यादों को अपने दिल में समेटे डॉक्टर महेश और डॉक्टर विनीता सनवार विनीता के माता पिता के घर चले गए। इधर सीबीआई ऑफिसर आलोक कुमार को गोपाल, बीर बहादुर और थापा को गिरफ्तार करने के लिए बहुत से लोगों की निंदा का सामना करना पड़ रहा था। गोपाल, बीर बहादुर और थापा के परिवार, रिश्तेदारों और जानने वालों का यह मानना था कि वो सब निर्दोष हैं और वो ये लिखित में देने को तैयार थे कि ये तीनों हत्या वाली रात आकृति के घर नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर थे। यहां तक कि बीर बहादुर के वकील नरेश यादव ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को यह वीडियो दिखाकर यह साबित करने की भी कोशिश की कि सीबीआई गोपाल, बीर बहादुर और थापा को टॉर्चर करके उनसे यह कबूल करवाना चाहती है कि यह हत्या उन्होंने ही की। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने सीबीआई पर यह आरोप लगाया कि वो डॉक्टर महेश सनवार को बचाने के लिए 3 गरीब लड़कों को फंसा रही है। वहीं हिंदी मीडिया वाले भी बार बार गुस्से में इस बात पर जोर दे रहे थे कि अक्सर ऐसे केसेस में नौकरों और गरीब लोगों को दोषी मान लिया जाता है। सीबीआई ऑफिसर आलोक कुमार का यह मानना था कि उन्होंने गोपाल के घर से जो खुखरी जब्त की है उसका इस्तेमाल शायद इस हत्या में किया गया था, लेकिन डीएनए टेस्ट में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। यहां तक कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने बड़े ही साधारण ढंग से अपनी बात को रखने की कोशिश की कि गोपाल की गिरफ्तारी के बाद भी बीर बहादुर और थापा ने भागने की कोशिश नहीं की। इससे साबित होता है कि वो दोनों निर्दोष हैं। इतना ही नहीं, अभी सीबीआई ऑफिसर आलोक के सामने एक ऐसी बात आनी बाकी थी जो उन्हें शर्मिंदा करने के लिए काफी थी। सर, अब तो गोपाल और उसके साथी भी निर्दोष हैं, तो फिर सीबीआई आगे क्या प्लान कर रही है? आंसर आई जस्ट वांट टू नो कि क्या आपको अपनी इस इन्वेस्टिगेशन पे शर्मिंदगी महसूस हो रही है? ये क्या बेहुदा सवाल है? सीबीआई ने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया है। तो फिर ये क्या सर? इसमें साफ साफ लिखा है कि वो पिलो केस जो गोपाल के कमरे से मिला था उस पे खून के धब्बे प्रेमराज के थे। कमाल है सर, आप लोग अपने फैंसी टेस्ट में इतने बिजी थे कि आप लोगों का इस इन्वेस्टिगेशन की तरफ ध्यान गया ही नहीं। सर, ये रिपोर्ट आपने पढ़ी तो होगी ना? बिल्कुल पढ़ी है, और इस रिपोर्ट की जांच करके मैं आपको बताता हूँ। सर, ये केस पे क्या अपडेट है? सर, कुछ प्रोग्रेस? नो कमेंट्स। सर, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची सर? लगता है इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई। शायद आलोक कुमार हमारे लिए इस सवाल का जवाब लेकर आए हैं या शायद नहीं। एक्सक्यूज मी सर, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं इस रिपोर्ट की जांच करके आपको जवाब दूंगा। उस रिपोर्ट की बहुत अच्छी तरह से जांच की है मैंने, और जांच में यह बात सामने आई है कि लेबोरेटरी में लेबलिंग के वक्त गलती हुई थी। वो पिलो कवर गोपाल के नहीं बल्कि प्रेमराज के रूम से बरामद हुआ था। इसका मतलब साफ है कि वो प्रेमराज का पिलो कवर है जिसके ऊपर खून किसी भी वजह से हो सकता है। Am I clear? आप चाहते हैं हम आपकी इस बात पे यकीन करें? बिल्कुल नहीं मैडम, लेकिन एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ सकता हूँ? गलती तो किसी से भी हो सकती है ना, राइट? और जहां तक यकीन का सवाल है, ये है उस गलती का अपॉलॉजी लेटर। अपनी गलती की माफी मांगी है। आई थिंक अब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
आपके ऊपर दो मर्डर चार्जेस लगे। कुछ कहिए, एक्सक्यूज मी, कुछ कहिए, कुछ कहिए। हम लोग गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा बड़े अफसर लोगों से जान पहचान भी नहीं है। हमको और वीर बहादुर को बहुत मारा। हमारे ऊपर ये अत्याचार मत करो। आप ये चार्जेस फ्रेम हुए, क्या कहना चाहेंगे आप? इन लोगों ने मुझे बहुत टॉर्चर किया, जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं है। और ये सीबीआई वाले, ये लोग जानबूझ के मेरे पर दबाव डाल रहे थे ताकि मैं ये इल्जाम अपने सर पे ले लूं। आप कहना चाह रहे हैं सीबीआई वाले आप पे दबाव डाल रहे हैं? हाँ, सीबीआई वाले मेरे पर दबाव डाल रहे हैं। और क्या क्या कहना चाहेंगे? और ये डॉक्टर साहब को बचाने की कोशिश कर रहे हैं सब लोग। आप कहना चाह रहे हैं सीबीआई पे दबाव डाल रही है? हाँ, सीबीआई दबाव डाल रही है। हम लोग निर्दोष है। सर, एक्सक्यूज मी सर। आपने अभी अभी गोपाल और थापा की बात सुनी है। इनकी बात सुनकर बिल्कुल ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है कि ये किसी भी तरीके से झूठ बोल रहे हैं। क्या चल रहा है आलोक? What's going on? तुम्हारा ये पूरा मिशन गोपाल फेल कैसे हो गया? तुम्हें जरा भी अंदाजा है मिनिस्टर्स और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स ने इसे कितना बड़ा मुद्दा बना दिया है? सर, हमारे पास जो सबूत थे उसके बिना पर ही मैंने इन्वेस्टिगेशन किए हैं, और ये बिल्कुल भी आसान नहीं था सर। पहले ही पुलिस की केयरलेसनेस की वजह से बहुत सारे सबूत किसी काम के नहीं रहे। तो प्लीज डोंट प्ले द ब्लेम गेम। हमें पता है इन्वेस्टिगेशन में पुलिस से कहां चूक हुई है, और इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है, वरना तुम्हारी जरूरत ही क्या थी? सर, मैंने बिना किसी पक्षपात के ये इन्वेस्टिगेशन किए हैं, और इन नौकरों से मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है सर। ना ही मैं उस माइंडसेट का आदमी हूं कि सारा ब्लेम नौकरों पे डाल दिया जाए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। इन लोगों को मैंने इसलिए अरेस्ट किया क्योंकि मुझे जो सबूत मिले उससे यही लग रहा था कि हत्या की इस घटना को इन लोगों ने अंजाम दिया है। हाँ तो ठीक है, जो कुछ भी करना है चुपचाप करते। नार्को टेस्ट को लेके मीडिया में इतनी पब्लिसिटी करने की क्या जरूरत थी? सर, कैमरे के सामने आने की मेरी भी कोई दिली इच्छा नहीं है। मेरे ऊपर मीडिया का इतना प्रेशर था कि मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी सर। सर ट्रस्ट मी, मुझे अभी भी लगता है कि गोपाल और उसके साथी कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहे हैं सर। प्लीज गिव मी सम मोर टाइम। मैं इन तीनों के अगेंस्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस इकट्ठा कर लूंगा। प्लीज सर। जस्ट थैंक गॉड कि उन्होंने महेश की इनोसेंसी को मान लिया। विन्नी, विन्नी, क्या हुआ माँ? हमारी अक्कू को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। जी हाँ, आपने सही सुना। आकृति मर्डर केस में एक नया ट्विस्ट आ गया है। जॉइंट डायरेक्टर सीबीआई आलोक कुमार को इस केस से हटा दिया गया है। अभी अभी सीबीआई ने ये स्टेटमेंट जारी करके ये बताया है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन एसपी अमिताभ सरीन के अंडर एडिशनल एसपी एसएस पॉल की नई टीम करेगी। ठीक है सर, डॉक्टर सनवार के घर का लेआउट मैप है। आकृति का मर्डर यहाँ हुआ है और उसके पेरेंट्स सो रहे थे यहाँ। यस सर, लेकिन आलोक कुमार की टीम ने कंट्रोल एनवायरनमेंट में एक फॉग गिराकर साउंड टेस्ट किया था, जिसमें उनका कहना है कि दूसरे कमरे में आवाज नहीं गई। फॉग गिराकर? यस सर। जहां एक इंसान को बेरहमी से पीटा गया और उसका गला रेता गया हो, वहां सिर्फ फोर्क जितनी आवाज होगी। एसी ऑन है? हाँ सर, ऑन है। खिड़कियां भी बंद है? हाँ सर। बाहर का दरवाजा? बाहर का दरवाजा भी। मर्डर 12 से 3 के बीच हुआ है। राइट सर। अभी 1 बजा। 50 की गिनती में शुरू करते हैं। ओके सर। वनीता जी ने कहा था उस सुबह आकृति के रूम का दरवाजा थोड़ा खुला था। राइट सर। इसको थोड़ा खुला ही रहने देते हैं। ओके सर। One, 2, 3, 4, 5. $48, $49, $50. आवाज एकदम
एकदम साफ है, इतनी क्लियर कि सोता हुआ आदमी भी जाग जाए। सर फिर से एक बार ट्राई करें क्या? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। कल सुबह सनवार से बात करने के लिए इतना काफी है। डॉक्टर वनीता, डॉक्टर महेश, हैव अ सीट। वेरी सॉरी फॉर योर लॉस। आकृति के साथ जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। आर यू श्योर आपका इस सब में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है? मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। डॉक्टर महेश, ये बात मेरे गले के नीचे से नहीं उतर रही है। जिस रात आकृति का मर्डर हुआ आप लोगों ने कुछ नहीं सुना, आप लोग सोए रहे। आकृति ने कुछ तो शोर किया होगा। आपको क्या लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं? जो हुआ, जैसा हुआ वैसा ही हमने बताया। हमने कुछ भी पुलिस या सीबीआई से नहीं छिपाया है। ऑफिसर प्लीज, आप जिसने हमारी बेटी को मारा है आप उसे ढूंढिए, उसे सजा दीजिए। वही तो कर रहा हूं डॉक्टर महेश, मेरे ऊपर भी प्रेशर है, इसीलिए आप लोगों से सवाल कर रहा हूं। आकृति ने कुछ तो छिपाया होगा आपसे जिससे आप नाराज होंगे। ड्रग्स, अफेयर। मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। शी वॉज वेरी क्लोज टू मी। उसने कभी मुझसे कुछ भी नहीं छिपाया। नहीं, हो सकता है कुछ तो छिपाया होगा। तो आप कहना चाहते हैं कि इसकी वजह से हमने उसे मार डाला? नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर आपको पता चले कि आपकी बेटी का आपके नौकर के साथ नाजायज ताल्लुकात है। Shut up! Just shut up, Mr. Paul! You know what? किसी गंदी मेंटालिटी का इंसान ही इतनी गंदी और छोटी बात कर सकता है। आपकी कोई छोटी बच्ची नहीं है ना, इसीलिए 14 साल की बच्ची को आप इस नजर से देख रहे हैं। Calm down. What rubbish you are talking to us? What rubbish? Calm down, Winnie, please, for God's sake, calm down. आपको कोई और घटिया सवाल पूछना है या हम जाए? सर, डॉक्टर वनीता ने तो अपनी बात कह दी, अब मेरी बारी है जवाब देने की। सर, वनीता सनवार बहुत ही स्ट्रांग औरत है और बहुत चालाक है। मुझे लगता है वो हमसे कुछ छिपा रही है। ये शायद तुम इसलिए कह रहे हो कि उसने सबके सामने तुम्हारे कपड़े फाड़ दिए। मुझे नहीं लगता आज तक तुमसे किसी ने इस तरह से बात की होगी। मैं मानता हूं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ, पर मैं ये सब पर्सनल मोटिव की वजह से नहीं कह रहा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं साफ साफ देख सकता हूं आकृति का स्कूल में किसी के साथ अफेयर हो सकता है। सर, आई मीन, बच्चे काफी कुछ शेयर करते हैं लेकिन काफी कुछ छुपाते भी हैं। और जब मैं उनसे बात कर रहा था, वो दोनों एक दूसरे से लुक एक्सचेंज कर रहे थे, बहुत तोल के बातें कर रहे थे। और सब जानते हैं कि डॉक्टर महेश कितने गुस्से वाले आदमी। वाइस स्वैपिंग, नीना खेतानी के साथ अफेयर। सर, मैं मानता हूं पुलिस ने काफी गलतियां की हैं, लेकिन उनकी इन्वेस्टिगेशन सही दिशा पर जा रही थी। मुझे लगता है आकृति के मर्डर के तार सनवार के साथ जरूर जुड़े हैं। इसमें हमें और जांच पड़ताल करनी होगी। ठीक है, जो करना है सो करो, बट आई वॉन्ट रिजल्ट्स जितनी जल्दी हो सके। ओके? सर ये देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिटेल है। डॉक्टर महेश और डॉक्टर विनीता को बुलाओ। राइट सर। क्या हुआ मिस्टर पॉल? लोगों से बदतमीजियां करने की वजह से आपसे आपका कैबिन भी छीन लिया गया, जो आपने हमें यहाँ बुलाया है। कैबिन छोड़िए, अगर आपने मेरे सवालों का सच सच जवाब नहीं दिया तो मेरी नौकरी भी जाती रहेगी। बैठिए। हमने अब तक सच ही कहा है आपसे। ठीक है, आयुष के बारे में बताइए। आकृति का क्लासमेट। आकृति और आयुष की पिछले कुछ महीनों से काफी गहरी दोस्ती थी और आकृति देर रात आयुष से फोन पे बात भी करती थी। वो आयुष वॉज पार्ट ऑफ आकृति's फ्रेंड्स ग्रुप ओनली। पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में बच्चे आपस में कॉन्फ्रेंस कॉल करते थे। उस वक्त और भी बच्चे होते थे, वो सिर्फ आयुष से बात नहीं कर रही होती थी। ठीक है, आप कह रही हैं तो आपकी बात मान लेते हैं। आयुष ने उस रात, जिस रात आकृति का मर्डर हुआ था,
11:30 बजे आपकी लैंडलाइन पर फोन किया था, जो आपके रूम में था। 34 सेकंड उसकी बात हुई थी। किसने उसका फोन उठाया था? नो, ऐसा कोई फोन नहीं आया था। कमाल है। आयुष का कहना है कि उसने आकृति का फोन ट्राई किया और जब उसका फोन नहीं लगा तो उसने 11:30 बजे आपके लैंडलाइन पर फोन किया और आप कह रही हैं कि उसका फोन आया ही नहीं। आकृति कभी कभी लैंडलाइन की रिंग साइलेंट पर डाल देती, तो अगर कोई फोन आया भी होगा तो हमें पता नहीं चला होगा। पर आयुष का कहना है कि 34 सेकंड उसकी बात हुई है। किसने उससे बात की? तो आप आयुष से पूछिए ना, फोन उसने किया था, उसे पता होगा कि हमें से किससे बात हुई थी उसकी। हमने उससे पूछा है लेकिन उसको याद नहीं है उसने किससे बात की। आई एम श्योर ऑफिसर वो कंफ्यूज्ड होगा। आई एम श्योर फोन साइलेंट पर ही होगा। तो आपके पड़ोसी, आपके फ्रेंड पुनीत लूथरा झूठ बोल रहे हैं कि 16 मई की मॉर्निंग में जब चीखें सुनी वो आपके घर की तरफ आए और आपसे पूछा कि पुलिस वालों को फोन किया कि नहीं। आपने कहा नहीं और वो आपके फोन की तरफ बढ़े। आपने कहा लैंडलाइन खराब है। ये बात आप मुझे भी कह सकते थे कि लैंडलाइन खराब थी और आयुष का फोन आया ही नहीं, लेकिन आपने एक मन गढ़ंत कहानी बना के मुझे कहा कि आकृति ने फोन साइलेंट किया। मुझे याद नहीं कि पुनीत से मेरी कभी कोई ऐसी बात हुई हो। मैम, आप अपना फोन कभी स्विच ऑफ करती हैं? नेवर। मैं अपना फोन कभी स्विच ऑफ नहीं करती। तो आपके रिकॉर्ड्स क्यों शो कर रहे हैं कि 9 जून शाम 7:40 से लेकर 12 जून 1 बजे तक आपका फोन बंद था? रिकॉर्ड झूठ नहीं बोलते मैम। Damn it. Try to understand, officer. सेल फोन ऑन करके भी क्या करती? लोगों के कंडोलेंस कॉल्स अटेंड करती। हमारी बेटी मरी थी, अब किसे सुध रहती है कि मोबाइल ऑन है या नहीं? Try to understand, officer. Isn't that obvious? आकृति के सर पर किसी ब्लंट और फ्लैट हथियार से वार किया गया था और वार इतना जबरदस्त था कि ऐसा लगता था कि मानो उस हथियार को हवा में लहराकर पूरी ताकत के साथ उसके सर पे मारा। तो ये हथियार हॉकी स्टिक हो सकता है या गोल्फ क्लब भी? हॉकी स्टिक तो नहीं, पर गोल्फ क्लब जैसा कुछ। तो ऐसा हो सकता है कि आकृति पर गोल्फ क्लब से तब अटैक किया गया हो जब वो किसी के साथ सेक्स कर रही थी। ऐसा तो मैंने कभी कुछ नहीं कहा। नहीं, ये हम कह रहे हैं। आपको आकृति की बॉडी से कुछ भी ऐसा लगा कि मरने से पहले वो सेक्स कर रही थी? एक्चुअली आकृति का हेमन टूटा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि उसके प्राइवेट पार्ट्स को साफ कर दिया गया हो। और आपने ये बात रिपोर्ट में छिपाई रखी, मेंशन नहीं किया? एक्चुअली मैं पूरी तरह से श्योर नहीं था। या आपको किसी ने कहा कि इस चीज को रिपोर्ट में शामिल ना करें? आप कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाहते हैं कि हमने र्यूमर सुना है, राकेश सनवार ने किसी से कहकर आप पर दबाव डाला था कि सेक्स एक्टिविटी की बात रिपोर्ट में शामिल ना करें। ये सब झूठ है। सच झूठ की गांठें बहुत जल्दी खुल जाएंगी। डॉक्टर सुरेश राज कहाँ है? सर, प्रेमराज का पोस्टमार्टम मैंने ही किया था और ये रही रिपोर्ट्स। आप चाहें तो फिर से देख सकते हैं। ये रिपोर्ट बिल्कुल फाइनल है। क्या फाइनल है और क्या नहीं, ये मैं डिसाइड करूंगा। अगर आपको तकलीफ है तो आप सीबीआई हेडक्वार्टर आ सकते हैं बयान देने। जी सर, आप तो नाराज हो गए। बताइए ना, क्या पूछना चाहते हैं? मैं पूरी तरह से कोऑपरेट करूंगा। आप ये बताइए कि प्रेमराज की रिपोर्ट पे आपने ये क्यों नहीं मेंशन किया कि मरने से पहले उसने सेक्स किया था? सर, ऐसा कुछ भी नहीं था जो इस बात को साबित कर सके। सिर्फ एक्चुअली सेक्स करने के बाद मेल के प्राइवेट पार्ट्स में थोड़ी सी सूजन हो जाती है और वही सूजन प्रेमराज के प्राइवेट पार्ट्स में भी थी। तो आपने ये बात रिपोर्ट में क्यों नहीं लिखी? ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया गया है। ऐसा कुछ लोगों को होता है और कुछ लोगों को नहीं भी होता। गले को रेतने के लिए कौन सा हथियार यूज किया होगा? डेंटिस्ट जो चाकू यूज करते हैं वो? नहीं, डेंटिस्ट वाले चाकू से गला नहीं रेता जा सकता, पर सर्जन वाले चाकू से रेता जा सकता है। सर्जन वाला चाकू यहाँ घर में होना उसकी पॉसिबिलिटी कम है। ये जो घर में नॉर्मल धारदार वाला चाकू होता है उससे हो सकता है। पॉसिबल है।
अब ये रूम बिल्कुल वैसे ही जैसे उस दिन सुबह था। शुरू कीजिए। ऑलराइट। देखिए, मैंने इसका गला बहुत ही कम दबाव से रेता है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आकृति का गला रेता गया तब वो ऑलरेडी मर चुकी थी, यानी उसके दिल में खून का प्रवाह रुक चुका था। और फोटो के हिसाब से इस बैग पर एक भी खून का धब्बा नहीं है और आसपास की चीजों पर भी खून नहीं है। मतलब ये सारा सामान मर्डर के बाद यहाँ रखा गया। सबूतों पर से फिंगरप्रिंट्स किसने मिटाए? जिस निर्ममता के साथ आकृति का खून किया गया था, उसके बावजूद आकृति के कमरे के फर्श और दीवारों पर खून के दाग नहीं पाए गए। दोनों डॉक्टर्स सेक्सुअल एक्टिविटी का अंदेशा जता रहे थे, लेकिन पूरी तरह से अपनी बात को लेकर श्योर नहीं थे। डॉक्टर्स की रिपोर्ट भी विवादास्पद नजर आ रही थी। क्या वाकई इनकी रिपोर्ट और इनके बयान किसी दबाव की वजह से बने थे, या फिर वो इसे समझ नहीं पा रहे थे? सवाल कई थे। पहले पुलिस, फिर सीबीआई ऑफिसर आलोक और अब पॉल सभी इसे समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंच नहीं पा रहे थे। सर, आकृति के फोन का पता चल गया है। उसका फोन बुलंदशहर में रहने वाले किसी मजदूर के पास है। बोल, आकृति को क्यों मारा? बोल। मैंने किसी को नहीं मारा साहब। घर में कैसे घुसा तू? प्रेमराज ने घुसाया? मैं किसी के घर में घुसा नहीं साहब। प्रेमराज ने घुसाया ना? प्रेमराज को जानता है ना तू? हाँ? नहीं साहब, नहीं साहब, मैं किसी को नहीं जानता साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब। झूठ बोला तो खाल उधेड़ के रख दूंगा। फोन ऑफ करके रखा था ताकि मामला ठंडा हो जाए, अब ऑन किया। हाँ? नहीं साहब, मेरे पास सिम कार्ड नहीं था साहब। सिम कार्ड नहीं था, इसीलिए बंद रखा था। अब सिम कार्ड मिला तो चालू है साहब। बोल, आकृति को क्यों मारा? बोल। मैंने किसी को नहीं मारा साहब। मैंने किसी को मारा, मैं सच बोलता हूँ साहब। मैंने किसी को नहीं मारा। ये फोन मेरी बहन कविता ने मुझे दिया था। साहब, मैं लोगों के घर घर जाके काम करती हूँ। कुछ दिन पहले मैं सुबह सुबह काम पे जा रही थी तो पटरी पे मुझे वो फ़ोन मिला। फ़ोन की हालत ठीक ठाक थी, तो मैंने सोचा कि ये फ़ोन मैं अपने भाई को दे दूँ। मैं सच बोल रही हूँ साहब। हमने किसी को नहीं मारा, कोई खून नहीं किया साहब हमने। सर, इसमें डेटा कार्ड नहीं है। फोटो और टेक्स्ट मैसेजेस भी मेमोरी से डिलीट किए गए। तूने हटाया फोटो? उठो। नहीं साहब, जब ये फोन मुझे मिला था इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था साहब। तुम लोग जाओ। ठीक है सर। जिसने भी आकृति का मर्डर किया है, बहुत सोच समझ के सारे सबूत मिटा दिए हैं। महेश और विनीता को बुलाओ। लेकिन जिस दिन आपने कहा उसी दिन हमने गोल्फ क्लब के सेट्स आपके पास भिजवा दिए थे। उसके लिए शुक्रिया, लेकिन हमने आपको यहाँ आने की तकलीफ इसलिए दी है कि जो गोल्फ क्लब सेट हमने आपसे मंगवाया था उसमें नंबर 4 और नंबर 5 गायब है। नंबर 4 और नंबर 5 असल में कार के अंदर ही रखे हुए थे, और मई की शुरुआत में जब ड्राइवर कार को सर्विसिंग के लिए ले गया था तो उसने वो दोनों क्लब्स प्रेमराज के कमरे में रखवा दिया। अरे प्रेमराज, प्रेमराज भाई अपने कमरे में रख दो। ओ तुम रख दो ना, हम काम कर रहा है। रख दो। आपकी बात सही है और नहीं भी, क्योंकि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में प्रेमराज के कमरे से नंबर 4 गोल्फ क्लब मिला। नंबर 5 कहां पे है? मुझे नहीं पता। वो मेरे घर के छज्जे पर थी, साफ सफाई के दौरान मुझे मिली। मैम साहब, ये क्या है? कमाल है, जब हम आपसे गोल्फ क्लब के बारे में पूछते हैं आपको घर की सफाई याद आ जाती है और आपको अपने छज्जे पर गोल्फ क्लब भी मिल जाता है, लेकिन आपने ये बताना जरूरी नहीं समझा कि जानते हुए भी शायद वो हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया हो। देखिए, मैं साफ सफाई का प्लान काफी दिनों से कर रही थी। उस दिन आपने मुझसे अचानक पूछ लिया तो मैं नहीं जवाब दे पाई। अभी वो गोल्फ सेट मैं अपने साथ लेकर आई हूँ कार में, आप ले सकते हैं। आपने मुझसे गोल्फ क्लब का सेट मांगा था, हमें कैसे पता चलता कि आप मर्डर वेपन ढूंढ रहे हैं मिस्टर पॉल?
थैंक यू सो मच सर, आप मेरे कहने पर यहाँ पर आए। आप बिजी थे, हमने सोचा खुद ही आपसे चलकर मिल लें। डॉक्टर महेश की छत पर आप उस दिन क्यों नहीं गए? राम सिंह, और हमारी टीम ने आकृति का गद्दा भी उसके पड़ोसी के घर की छत पर डाला हुआ है। पर डॉक्टर महेश और उनके पड़ोसी की छत एकदम सटी हुई है। आपके लोगों ने प्रेमराज की लाश नहीं देखी? सर असल में छत की बीच की रेलिंग पर चादर सूख रही थी और चादर के पीछे लाश छुपाई हुई थी। और वो चादर किसकी थी आपने पता लगाया? जी, डॉक्टर महेश की। जी सर, फिंगरप्रिंट्स के लिए मैंने इसे टेस्ट किया था, लेकिन इस पर किसी के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि बॉटल में खून के निशान है लेकिन फिंगरप्रिंट्स के निशान नहीं? सर, कातिल ने बॉटल को पोंछकर अपने फिंगरप्रिंट्स हटाए हो गया, लेकिन गलती से कुछ ब्लड के निशान इस पर रह गए, और उतने निशान ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि वो ब्लड जो बॉटल पे लगा था वो प्रेमराज और आकृति का था। कातिल बहुत चालाक लगता है। उसने 2 खून किए और आराम से बैठकर स्कॉच पी और प्लान किया कि आगे क्या करना है। सिर्फ चालाक ही नहीं सर, पढ़ा लिखा भी है, तभी तो वो जानता था कब क्या और कैसे करना है। ये केस बहुत हद तक साफ हो चुका है, और जैसे कि मुझे लगता है कि उस रात डॉक्टर महेश ने आवाजें सुनी और आवाजें सुनकर वो प्रेमराज के कमरे की तरफ गए, और वहां उन्होंने देखा प्रेमराज मौजूद नहीं था। उन्हें लगा आवाजें आकृति के रूम से आ रही है। वहां जब आए तो उन्होंने देखा आकृति और प्रेमराज दोनों अपनी छत के लोग उसको ना देख पाए। इसके बाद दोनों आकृति के कमरे में आए और आकृति इसके बाद उन्होंने सामान इधर उधर बिखरा दिया ताकि एक क्राइम सीन क्रिएट हो जाए। फिर उन्होंने खून के धब्बे जो फर्श पर थे उसको साफ किया, अपने खून से रंगे कपड़े और जो हथियार जिससे उन्होंने गला रेता। इसके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए डॉक्टर महेश घर के बाहर गए। उन्होंने बीच का दरवाजा बंद किया और प्रेमराज के कमरे से वापस अपने घर में आ गए। इसके बाद उन्होंने स्कॉच पी, लेकिन उन्हें ध्यान आया कि उस पे दाग हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं। उन्होंने उसको साफ किया। अब ये सब सुनने के बाद भी आपको शक है कि डॉक्टर महेश और डॉक्टर विनीता इस क्राइम के लिए कसूरवार नहीं है? आप मुझे सिर्फ 1 दिन दीजिए, आगे क्या कार्रवाई करनी है ये मैं आपको कल बताऊंगा। ओके? मिस्टर पॉल, हम आपकी मेहनत और लगन की कदर करते हैं, लेकिन सर? लेकिन हम आपको सनवर्स को अरेस्ट करने की परमिशन नहीं दे सकते। क्यों सर? सारे क्लूज का इस तरफ इशारा है कि दोनों उस क्राइम में इन्वॉल्व हैं। मिस्टर पॉल, ये सिर्फ आपका शक है, कोई ठोस सबूत नहीं है ना आपके पास। न उस स्कॉच के बोतल में कोई फिंगरप्रिंट्स मिले, न उस गोल्फ क्लब में कोई निशान या खून के धब्बे या स्किन की कोई टिश्यूज जिससे ये साबित हो कि मर्डर में उसे वेपन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। और वो चाकू जिससे गला रेता गया है वो तो मिला ही नहीं। आप यूं ही किसी पर खून का इल्जाम नहीं लगा सकते। तो सर कैसे पता चलेगा? प्रेमराज और आकृति तो आएंगे नहीं बताने। उसके पेरेंट्स ने कितना जल्दी अंतिम संस्कार कर दिया आकृति का, आपको लगता नहीं कवर अप है? प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए, मैं बहुत करीब हूं इस केस को सॉल्व करने के। प्लीज सर। आकृति मर्डर केस में अभी अभी एक बहुत बड़ी न्यूज आई है। सीबीआई ने इस केस को क्लोज करने का फैसला लिया है। इसका मतलब है सीबीआई जो कि नौकर और हेल्पर के पीछे पड़ी थी, वो उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में नाकामयाब रही है। The report that is submitted is not the closure report. It's a charge sheet posing as a closure report. A charge sheet implicating the Sanwars as murderers of their own daughter. सनवार परिवार ने मीडिया में यह कहा कि सीबीआई ने जानबूझकर अपनी क्लोजर रिपोर्ट में डॉक्टर महेश और डॉक्टर विनीता सनवार पर उंगली उठाई, क्योंकि सीबीआई वाले उन पुलिस वालों के साथ काम कर चुके थे जिन्होंने पहले डॉक्टर महेश सनवार पर अपना शक जाहिर किया था। सनवार का पूरा परिवार सीबीआई के खिलाफ सामने आ गया। उन्होंने कहा कि सीबीआई झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाते हुए इस केस को रफा दफा करना चाहती है। डॉक्टर विनीता सनवार ने तो यहां तक कहा कि सीबीआई की वजह से उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। और इस सब के बाद सनवार्स ने सीबीआई द्वारा सबमिट की गई क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ अपनी याचिका दायर की। सर प्लीज, सर आप क्या कहना चाहेंगे इस पेटिशन के खारिज होने पर? कुछ कहना चाहेंगे आप सर?
देखिए अभी खारिज हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मामला खत्म हुआ। तुम दोनों ने अपनी बेटी को मारा है। अरे कोई बाप अपनी बेटी को ऐसा करता है क्या? आप लोग ने इसे छोड़ दिया है। इसे तो फांसी होना चाहिए, मार देना चाहिए, मार देना चाहिए। Welcome back. Today we have with us in our studio Mrs. Vinita Sanwar, the mother who has run from pillar to post to seek justice for her dead daughter. And now additionally, she has to seek justice for her injured husband as well, who thankfully did not suffer any serious injuries. Hello ma'am. इतना सब कुछ हो गया है कि now I have lost the power to react. कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलूं, क्या कहूं मैं. Even today CBI has not taken proper precaution. ये जानते हुए भी कि मीडिया वाले रूमर्स फैला रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा है और उसी की वजह से मेरे हस्बैंड पर अटैक भी हुआ. फिर भी So I beg to all media person, please रूमर्स फैलाना बंद कीजिए. इनफैक्ट मुझे तो कभी कभी लगता है कि किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरी बेटी को न्याय मिलेगा कि नहीं. बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा. हमारा श्रीमान बहुत सीधा और अच्छा आदमी था. वो आकृति को छोरी जैसा समझता था, लेकिन वो साहब से, डॉक्टर साहब से बहुत डरता था. वो छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा करता था. कभी कभी मारने का भी कोशिश करता था. डॉक्टर महेश और मैडम बोलते थे कि तू घर का राज बाहर जाके बताता है, और उस दिन हमको पीसीओ में फोन करके बता रहा था. कैसा राज मैडम? ये तो हमको नहीं बताया. डॉक्टर महेश और उनकी बीबी विनीता मैडम और डॉक्टर महेश का भाई, वो सब उसको बोलते थे कि तू घर का राज बाहर बताएगा तो तुझे जान से मार देंगे. और वो तो तीनों लोग मिलके हमारे श्रीमान को मार डाला. मैम, आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? हमको लगा कि न्याय दिएगा हमें, लेकिन वो कुछ भी नहीं किया. लेकिन अब हम हत्यारे को ढूंढते रहेगा, हम उसको छोड़ेगा नहीं. 5 मार्च 2011 को मजिस्ट्रेट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट में बदलते हुए डॉक्टर महेश और डॉक्टर विनीता सनवार को आकृति और प्रेमराज के खून का मुख्य संदिग्ध मानते हुए सम्मन भेजा. सीबीआई कोर्ट के इस फैसले से हैरान सनवार दंपत्ति ने पहले इलाहाबाद कोर्ट का और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सबने उनकी याचिका खारिज कर दी. 21 जून 2013 को सीबीआई स्पेशल कोर्ट में इस केस की सुनवाई शुरू हुई. आइए जरा डॉक्टर विनीता सनवार से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अंदर हो क्या रहा है. एक्सक्यूज मी मैम, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे आप कोई अपडेट देना चाहेंगे? सीबीआई का कहना था कि गोपाल के घर से जो पिलो केस मिले हैं उसमें प्रेमराज के ब्लड के सैंपल्स हैं, पर अब सीबीआई कह रही है कि लेबलिंग में कुछ मिस्टेक हुई है. वो ब्लड सैंपल्स वाले पिलो केस प्रेमराज के रूम से ही मिले हैं. हमारे बार बार कहने पर जज ने वो गोपाल, वीर बहादुर और थापा के नार्को टेस्ट को कोर्ट में शामिल नहीं किया. उन्होंने कहा कि ये नार्को टेस्ट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है. और डिफेंस लॉयर के पास एविडेंस की कमी होने की वजह से वो बार बार वीर बहादुर, थापा और गोपाल को बेकसूर साबित करने की कोशिश कर रही है. कोई भी सच का पता नहीं लगा रहा है, बस उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है. हमने उनसे कहा कि वो जो छत पर हाथ का छाप था और वो स्कॉच की बोतल पर जो खून का निशान था और वो गोल्फ क्लब की टच, उसका डीएनए टेस्ट कराएं, पर जज ने उसके लिए भी मना कर दिया. तो कैसा महसूस कर रहे हैं मैम? पुलिस की नाकामयाबी के बाद सीबीआई पर हमें बहुत भरोसा था, पर अब वो भरोसा भी टूटता हुआ नजर आ रहा है. अब आप ही लोग बताइए, ऐसे वक्त पर
मुझे कैसा महसूस करना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, आज तक मुझे लगता था कि मेरी बेटी को इंसाफ मिल जाएगा, पर अब यह भरोसा भी टूटता जा रहा है। 15 दिसंबर 2013 को सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने डॉक्टर महेश और डॉक्टर विनीता सनवार को आकृति और प्रेमराज की हत्या का दोषी माना और साथ ही उन पर सबूतों को मिटाने, सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के दौरान गुमराह करने और गलत एफआईआर लिखवाने का भी दोषी माना गया और 16 दिसंबर 2013 को उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। डॉक्टर महेश और डॉक्टर विनीता सनवार ने सीबीआई स्पेशल कोर्ट के इस फैसले को गलत बताते हुए फरवरी 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुहार लगाई और आखिरकार सितंबर 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह माना कि आकृति और प्रेमराज की हत्या के लिए सनवार दंपति के खिलाफ कोर्ट में जो सबूत पेश किए गए वो काफ़ी नहीं है और सिर्फ शक के आधार पर किसी पर हत्या जैसा संगीन आरोप लगाना गलत होगा और आखिर में इन दोनों को निर्दोष मानते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन्हें रिहा कर दिया। This is the breaking news of the year, maybe of the decade. The High Court has acquitted the Sanwars of all the charges. सनवार्स को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए उनके 3.5 साल की सजा खत्म होने के बाद आज उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है। अब कातिल चाहे जो भी हो, एक चीज का हम सभी को बेहद अफसोस रहेगा, चाहे वो हम हो, हमारा ये पूरा सिस्टम हो, हम सब मिलकर भी आकृति और प्रेमराज को न्याय नहीं दिला पाए। डॉक्टर महेश और डॉक्टर विनीता सनवार की रिहाई के साथ इस केस की कानूनी कार्रवाई तो खत्म हो गई है, कम से कम फिलहाल के लिए तो, लेकिन आकृति की हत्या अब भी एक पहेली बनी हुई है। हत्यारे को लेकर आज भी लोगों में अलग अलग धारणाएं हैं। एक छोटी सी बच्ची और एक अधेड़ उम्र के नौकर के बीच में शारीरिक संबंध और उसके माता पिता के अपने ही बिजनेस पार्टनर्स के साथ अनैतिक रिश्ते की बात मीडिया के लिए एक सनसनीखेज खबर बन गई। आलोचकों का यह कहना है कि मीडिया की उत्तेजना और पुलिस की गलत धारणा की वजह से ही आकृति और प्रेमराज को न्याय मिलना अधूरा रह गया। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। पुख्ता सबूत और गवाहों के अभाव में आज की सुनवाई रद्द की जाती है। अगली सुनवाई की तारीख 13 जून। 13 जून। यस योर ऑनर। वकील साहब फिर से डेट? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप रुकिए, मैं बात करता हूं। यस योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन इज ऑल्सो ओके विद 13 जून। वकील साहब ये फिर से नई डेट, ये सब? देखिए मैडम, हम चाह ले भी कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन उन्होंने एक बार कह दिया कि हेयरिंग नहीं होगी तो नहीं होगी। हमारी कोशिश करने से कुछ नहीं होता। उनके पास ऐसे हजारों केस है और हमारा केस उनमें से एक है। उनके लिए ये भले एक और केस है, मेरे लिए तो मेरा बेटा है ना मैडम, जिसको इतनी। प्लीज बाहर जाके बात करें प्लीज। माँ, माँ, अगर आप इस तरह कमजोर पड़ जाओगे तो कैसे चलेगा? You have to be strong. आप ही तो कहते हो कि हमें स्ट्रांग बनना है, हमें फाइटर बनना है, और जो आखिरी तक लड़ते हैं वो जीतते हैं। मेरी माँ, you have to be strong. मेरे लिए you have to be strong.
ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तैयारी और आर्ग्यूमेंट्स भी तो कोई चीज होती है ना। ये लॉयर अब तक एक कोर्ट डेट नहीं जुटा पाया। नहीं, वी नीड अ बेटर लॉयर। या तो ये इसकी बस की बात नहीं है, या तो ये एफर्ट ही नहीं डाला। अच्छा, मैं आपको फिर कॉल करता हूं। तब तक आप प्लीज कोई देखिए बेटर लॉयर, कोई रिकमेंडेशंस, कोई कांटेक्ट। थैंक यू। ये क्या है विपिन? अभी तक बैग नहीं पैक किया तुमने? आज का एक ही दिन है, पता है ना? कल पुणे लौटना है तुम्हें। कैसे मॉम, कैसे जाऊं? यहां इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतने कंफ्यूजन्स हैं। इट्स अ मेस। ये केस, वो लॉयर, पापा की हेल्थ, आप अकेले कैसे इस सबके साथ यहां, और मैं वहां पुणे में। मॉम, मुझे तो यहां होना चाहिए आपके साथ। पापा's health. How can I? You have to. फोन पर बात कर लेंगे, चाहिए तो तुम आते जाते रहना, but you have to go. Okay? मैं पापा को खाना खिला के आती हूँ, फिर हम दोनों खाते हैं। तब तक पैक कर लो। लीजिए, खाना खा लीजिए। विपिन निकलेगा कल पुणे के लिए। रुकना चाह रहा था, लेकिन मैंने मना किया। अच्छा जी। विपिन, बेटा पुणे में सब ठीक है ना? सब ठीक है मॉम। मॉम, एक लॉयर है, शालिनी ओसवाल। शी इज गुड। मिस्टर रामचंद्रन जानते हैं उसे। मॉम, इस केस के लिए वही सही है। वी मस्ट मीट हर। टीचर होने के नाते मैं इतने सालों से बच्चों को यही सिखाती आई कि जीवन में चाहे कितनी मुश्किलें आए, हार न मानना। ऐसे में खुद मेरे कमजोर पड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बात कभी कभी मैं भूल जाती, लेकिन प्रीतीश हमेशा मुझे याद दिलाता। कहता, कम ऑन मॉम, तुम कमजोर नहीं पड़ सकती। सो मैं लड़ती रहूंगी हौसले के साथ प्रीतीश के लिए। कैसे ये नहीं जानती, लेकिन लड़ूंगी जरूर। जब तक प्रीतीश को इंसाफ नहीं मिलता, लड़ती रहूंगी। I told. हेलो, आओ। हेलो आंटी। आओ आओ ना। अरे बैठे रहिए ना। मॉम और डैड और पापा, ये है शरद, कल ईशानी, और मॉम ये है आरती। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। भूख लग रही है, कुछ खिला दो ना इन्हें। हाँ, मैं कुछ लाती हूँ। बैठो ना। बैठो बेटा। आप लड़ेंगी ना आप हमारा केस? श्योर, आई टेक अप दिस केस। सबसे पहले इस केस को हमें दिल्ली शिफ्ट करना होगा। यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिन लोगों से आप लड़ रही हैं वो राजनीति में काफ़ी स्ट्रांग हैं। वो इस केस को आगे नहीं बढ़ने देंगे। अगर आप चाहती हैं कि ये केस आगे बढ़े, वी हैव टू मेक श्योर दैट दिस केस शिफ्ट्स टू दिल्ली। दिल्ली शिफ्ट किया है केस। यहाँ पर बात कंट्रोल में थी और वहां पर बात हाथ से निकल गई ना, तो क्या करें? अरे क्या उखाड़ लेना दिल्ली ने?
पहले भी तो निकल गए थे बाहर, इस बार भी निकल जाएंगे, टेंशन ना लो। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। कुछ कीजिए, निकालिए लड़के को इस बवाल से बाहर। देखते हैं सर क्या पॉसिबल हो सकता है। वैसे भी कन्फेस कर चुके हैं। भार्गव जी, गाजियाबाद से दिल्ली केस शिफ्ट होने पर क्या इससे आपका केस कमजोर पड़ गया है? बचने नहीं देंगे इन्हें, भरोसा रखिए मुझ पर, अपने आप पर। मैम मिसेस प्लीज मैम आप पर क्या कोई दबाव डाला जा रहा है? प्लीज मैम, आपने दूसरा प्रोसिक्यूटर क्यों चुना है? कन्फेशन? जी मैडम, मैंने कोई कन्फेशन नहीं किया। और क्या नाम है उस लड़के का? प्रीतीश। जी प्रीतीश। मैं तो उस लड़के का नाम तक नहीं जानता। उसका और मेरी बहन का कोई चक्कर वक्कर नहीं था सर। और जब कुछ था ही नहीं तो मैं मारूंगा क्यों? हमारे पास रिकॉर्डिंग है आपकी कन्फेशन की। आपने खुद कहा था कि मैडम जबरदस्ती, पुलिस वालों ने लॉकअप रूम में हमारे साथ जबरदस्ती की, टॉर्चर किया, दबाव डाला, सिगरेट के चट्टे लगाए। कमाल है, हर केस में आपके साथ यही होता है। मोनिका पॉल केस में भी इन्होंने यही बहाना दिया। इतनी आसानी से किसी की जान लेकर सबके सामने झूठ बोल दिया। समझ नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। आरती, अब आरती ही एक आखिरी उम्मीद है। वो खुद अपनी फैमिली के बीच फंसी हुई है। आरती को दुनिया के सामने सच बताना ही होगा अपने भाइयों के बारे में। अब सब आरती के ही हाथों में है। वाई? अच्छा, मैंने कहा था? किसने कहा था एग्जैक्टली? याद करो जरा, मैं याद करा दूं। बेटा तुम्हारा पेट तो लगता है इस फोन से ही भर जाएगा। अरे रहने दीजिए, शायद कोई लड़की है। क्यों प्रीतीश, कोई स्पेशल? आर यू इन लव? मम्मा ऐसा कुछ नहीं है, अपने हम खाना ही खा रहा हूँ ना। सच बताओ। मम्मा ऐसा कुछ नहीं है, खाना खा रहा हूँ। रियली? और कितना? आप ऑलरेडी लेट हो। प्लीज आप उसको जल्दी भेजो। 20 बुके चाहिए मुझे। आप जाओ। और ये और 20 और? लगता है सारे महीने की सैलरी इसी में लगा दी है। वैलेंटाइन I'll see you in the evening, हाँ? तो मतलब तुम दोनों ने डिसाइड कर लिया है ना? बताइए। मामा प्लीज। क्या प्रीतीश? आपको पता है ना, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। अच्छा मामा। थैंक यू। यू वेलकम। लेकिन इसके लिए पहले हमें आरती के मॉम और डैड से मिलना पड़ेगा। एक्चुअली आंटी, इलेक्शंस है तो मेरे पापा थोड़े से बिजी हैं, पर इलेक्शंस खत्म होते ही मैं आपको उनसे मिलवा दूंगी। मेरे पापा थोड़े से कंजर्वेटिव हैं, स्ट्रिक्ट हैं। सो इलेक्शंस? तुम्हारे पापा कौन है बेटा? आंटी, मिनिस्टर एसपी भार्गव। आरती कोर्ट से भाग रही है, यूके में जा बैठी है ताकि इस केस से छिप सके। यूके में? तो कोर्ट ने सम्मन भेजे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आएगी। उसे जबरदस्ती वहां रखा होगा, डरा धमका कर। उसके भाई ने जो किया उसे देखकर डर गई होगी। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे, कोर्ट की तरफ से इतना प्रेशर क्रिएट करेंगे, देखते हैं कैसे नहीं आती। आइए। वारदात के बाद जो केस इतना साफ था अचानक पेचीदा हो गया। आरोपी अपने इकबालिया बयान से मुकर गए। पुलिस पर जबरदस्ती बयान बुलवाने का आरोप लगा। जिस आरती के बयान पर पूरा केस टिका हुआ था, पूनम कोठारी की उम्मीदें कायम थी, वो आरती देश से दूर, कानून की पहुंच से बाहर थी। 3 साल लगे किसी तरह से आरती को कोर्ट तक खींच कर लाने में। 3 साल। और दुर्भाग्यवश इसी दौरान पूनम कोठारी ने अपने पति परीक्षित कोठारी को खो दिया। पूनम कोठारी लगभग हार चुकी थी। उनका हौसला टूटने की कगार पर था जब एक घटना ने उन्हें शक्ति दी, उम्मीद दी।
मीडिया के दबाव के कारण एसपी भार्गव को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। पूनम कोठारी को महसूस हुआ कि अब वो इस जंग में अकेली नहीं थी। अरे टेंशन ना लो पापा, ज्यादा ना लंबा चलेगा ये केस, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर लड़ लेना इलेक्शन। याद है सोनू के बाप ने किस तरह थप्पड़ मारा था उसको? जब मोनिका पर गोली चलाकर पहली बार उनके सामने आया तो हमने रोकने की कोशिश की उनको। गलती हो गई हमसे। तभी तुम्हें भी 2 चांटे लगाए होते ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। आखिरकार साल 2006 में यह केस आगे बढ़ने लगा। 2006 वो साल था जब 3 हाई प्रोफाइल केसेस ने देश के सामने, देश की न्यायिक प्रणाली के सामने कई सवाल खड़े कर दिए थे। और ये वो साल था जब मीडिया से प्रेरित सैकड़ों नागरिकों ने एकजुट होकर एक आवाज में इंसाफ की गुहार लगाई थी और न्यायिक प्रणाली को झकझोर कर रख दिया था। सुदर्शनी सिंह मामला, मोनिका पॉल हत्याकांड और अब प्रीतिश कोठारी मर्डर केस, इन दोनों मामलों में इस क्रांति के कारण अदालती फैसलों ने पूनम कोठारी को एक नई उम्मीद दी थी। लेकिन क्या इन दोनों मामलों की तरह तमाम रुकावटों के बावजूद पूनम कोठारी को इंसाफ मिला? इंटरनेशनल फ्लाइट है बेटा, कितनी देर? 3 घंटे पहले तो एयरपोर्ट पहुंचना होगा। चलो। मॉम, नहीं विपिन, प्लीज अभी नहीं। मैं जानती हूं तुम जाना नहीं चाहते बेटा, किसी और के लिए नहीं, प्रीतिश के लिए। यू हैव टू गो। मॉम, लेकिन ऐसे सिचुएशन में अकेले छोड़कर आपको मैं... तू मेरी चिंता मत कर विपिन। बेटा मैं जानती हूं तू ये सोच रहा है ना कि प्रीतिश के इंश्योरेंस के सारे पैसे तेरी पढ़ाई में लग रहे हैं। तू उसकी चिंता मत कर। तुझे वहां पढ़ने भेजना, ये सब ये प्रीतिश ही चाहता था ना तेरे लिए। उसका ही सपना पूरा कर रहा है ना तू। चल बेटा, बहुत दूर जाना है। देखता है। अरे ये हमारा फेवरेट शो है यार। और इस बोरिंग चीजें देख के हंसते हो आप। ये बोरिंग है। बच्चा मोबाइल में लगा रहता है, बोरिंग है। मोबाइल में क्या लगा रहता है? चेंज मत कर अब चेंज मत। नहीं नहीं अब चेंज। ये क्या है? अरे देखो ये चेंज कर देगा अभी। चेंज कर देगा। हटा दे मत। अरे लाओ यार प्लीज यार। देखो मम्मा, अरे जो है ना उसको, कहाँ रह गए थे? आ गई भाई। कहाँ कॉलेज में जाऊंगी और कहाँ जाऊंगी मैं? कुछ नहीं देख रहे हो तुम लोग? कॉमेडी है, देखो ना। शोर बंद करो ना कॉलेज से। करो एक। कैसा है? मैंने बनाया। थैंक यू। बस उन्हीं का ख्याल रखना, हमें तो भूल गई। तुम चाय बनाओगे? नहीं, मैं बना दूंगी। तुम लोग चाय पियोगे ना? मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे बैठे बस अभी फ्रेश होकर चाय बना के लाती हूँ। तो ख्याल ही नहीं है बिल्कुल। मीठा कम। सुन, अच्छा हुआ मम्मा आ गई, नहीं तो तेरे हाथ की चाय पी के क्या हमें मरना था। अरे कुछ भी बोलता है मम्मा। हेलो पूनम जी, आरती आ गई। आखिर आना ही पड़ा उसे।
रिक्वेस्ट डिनाइड। डिफेंस ने अदालत से ये रिक्वेस्ट की है कि आरती भार्गव अपना बयान पूनम कोठारी के एब्सेंस में दे। अदालत को डिफेंस की ये दलील मंजूर नहीं है। पूनम कोठारी यहीं कोर्ट में रहेंगी। आपकी फैमिली, खास तौर से आपके भैया प्रीतिश को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस बात का आपको पहले से डर था, अंदेशा था। पुलिस को दिया हुआ अपना ये बयान कोर्ट के सामने रखें प्लीज। प्रकाश भैया प्रीतिश को क्यों नुकसान पहुंचाएंगे? क्योंकि उसे प्रॉब्लम थी तुम दोनों के बीच के रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन मैम, प्रीतिश और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे, बस। सिर्फ दोस्त? आरती भी? आज सबके सामने आरती ने प्रीतिश के साथ अपने रिश्ते को झुठला दिया, अपने प्यार को नकार दिया। प्रीतिश ऐसा कभी न करता। काश पहले पता होता। काश प्रीतिश जान जाता कि आरती उसके लायक नहीं। नहीं मम्मा, आज ही लौटूंगा। अब बस थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा, लेकिन रात को लेट आऊंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन ज्यादा लेट मत करना। एंड टेक केयर। क्यों टेंशन ले रहे हो आप? मैं पहुंच जाऊंगा, डोंट वरी। प्रीतिश, डांस शुरू हो गया, चलो। अच्छा मम्मा, मैं कॉल करता हूँ, ठीक है? अच्छा बाय। लव यू माँ, बाय। लव यू टू। सब नाच रही थी। आपने प्रीतिश को कहीं पर देखा है क्या? नहीं। आपने? एक्सक्यूज मी, आपने प्रीतिश को कहीं पर देखा है क्या? आपने? ओके। हेलो। हेलो आरती। जी आंटी। बेटा, प्रीतिश का फोन नहीं लग रहा। वो वहीं है या निकल गया? आंटी, मैं खुद उसे ढूंढ रही हूँ। ढूंढ रही हूँ मतलब? आरती, ठीक तो है ना सब? आई डोंट नो आंटी। मतलब आरती, कहीं तुम्हारी फैमिली से कोई प्रीतिश को? आंटी, आप एक बार मेरे पापा से बात कीजिए। तुम्हारे पापा से? जी आंटी, मैं आपको उनका नंबर देती हूँ, आप नंबर नोट कीजिए। हाँ हाँ, दो। 9729। हेलो। हेलो भार्गव जी, मैं पूनम कोठारी, वो प्रीतिश की मदर। प्रीतिश आरती का दोस्त है ना? वो आरती के साथ प्रीतिश और उसके कुछ दोस्त शादी में गए थे। वो मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं अभी मीटिंग में हूँ। अरे नहीं, जरा अर्जेंट है, वो अभी तक घर। अभी मैं फ्री होके बात करूंगा उनसे। हेलो। हेलो विपिन, आरती। क्या हुआ? इज एवरीथिंग ऑल राइट? विपिन, मुझे लगता है कि प्रीतिश किसी प्रॉब्लम में है। वो भैया उसे कहीं ले गए थे और कोई मेरा फोन नहीं उठा रहा है, ना प्रीतिश ना भैया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अब मैं घर जाके तुमसे फोन पर बात नहीं कर पाऊंगी, मैं तुम्हें ईमेल करूंगी, ठीक है? मैं अपना मेल चेक करूं। हाँ, और हाँ, तब तक प्लीज प्रीतिश को फोन ट्राई करते रहो, ओके? अरे लेकिन वो लोग गए कहाँ? ऐसे तो इट्स इम्पॉसिबल। आरती, हेलो हेलो। ये फोटो है सब। दोस्त की शादी में गया था। रात को 11 बजे के आसपास मेरी आखिरी बात हुई थी। उस वक्त तो कह रहा था कि 1 घंटे में घर वापस आ जाएगा।
उसके बाद अभी तक लौटा नहीं है सर। वहाँ उसने ऑरेंज कलर का कुर्ता और सफेद चूड़ीदार पहन रखा। डोंट वरी, हम पता लगा लेंगे। शादी के वेन्यू का पता? सर इन्होंने बता दिया है। अच्छा, आपके बेटे की दोस्त आरती, उसकी भी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए हमें। उसका नाम, उसका एड्रेस पता है आपको? जी वो मिनिस्टर एसपी भार्गव की बेटी है। सर आरती भार्गव का भाई प्रकाश भार्गव वही है, मोनिका पॉल मर्डर केस में अक्यूज्ड, फिलहाल बेल पे बाहर है। लेकिन सर आपको लगता है ये पॉसिबल है? आई मीन इतने सीरियस केस में जेल जाके बेल पे बाहर आके फिर से किसी और को नुकसान पहुंचाएगा वो? लग तो यही रहा है। जो लड़का 1 घंटे में घर आने वाला था गायब है। सिर्फ गुमशुदा की फैमिली ही नहीं, बल्कि प्रकाश की अपनी बहन आरती को ऐसा लगता है कि प्रकाश ने ही प्रीतिश को कुछ किया है। सारे डिटेल्स निकलवाओ। प्रीतिश के साथ जो जो दोस्त शादी में गए थे सबसे कांटेक्ट करो, और शादी में जितने भी मेहमान थे सबकी लिस्ट निकलवाओ। गुलशन, कुछ भी चूकना नहीं चाहिए। इन्वेस्टिगेशन एकदम वाटर टाइट, कोई लूप होल नहीं, और हमें खास सावधानी बरतनी होगी क्योंकि प्रकाश मिनिस्टर एसपी भार्गव का बेटा है। सर प्रतीश और मैं काफी टाइम से क्लोज फ्रेंड हैं। हम दोनों साथ में शादी में गए थे, डांस किया, काफी मजा आ रहा था हम लोगों को वहां पर। खाना खाया, खाना जस्ट खत्म हुआ सर वो एक बंदा आया। तो तू कंटिन्यू कर, मेरा हो गया। ओके क्या बात है भैया? हाँ बैठ ना, गाड़ी में बैठ, आराम से बात करते हैं। यहीं पे कर लेते हैं। अरे यहाँ हल्ला गुल्ला कितना, यहाँ पर कैसे बात करेंगे? जी बैठो। इसे देखा तुमने? जी साहब वहाँ से यहाँ आए, यहाँ गाड़ी पहले से ही रुकी हुई थी, बैठे और चले गए। किसके साथ बाहर आया था? गाड़ी में कौन कौन था? कुछ देखा था तुमने? जी साहब, ये भार्गव जी के बेटे प्रकाश भार्गव जी, और साहब क्या नाम था उसका, विहान जी, वो गाड़ी में बैठे साहब और चले गए। तो आपको शक है कि आपके भाई प्रकाश और कजन विहान ने ही प्रीतिश को कुछ किया है, क्योंकि ये दोनों आपके रिलेशनशिप के खिलाफ थे। देखिए, प्रीतिश किसी प्रॉब्लम में भी हो सकता है, इसलिए आपकी दी गई इंफॉर्मेशन बहुत काम आएगी। आप जो भी जानती हैं बताइए। मुझे बाद में पता चला कि विहान और प्रकाश भैया प्रीतिश को कहीं ले गए, इसीलिए मैं डर रही थी। मुझे डर था कि उन्होंने प्रीतिश के साथ कुछ। सर ये बात तो कंफर्म है कि प्रीतिश को प्रकाश और विहान अपने साथ ले गए होंगे। हमें उनके साथ बात करनी बहुत जरूरी है सर। लेकिन मुझे डर है कि इट मे बी अ लिटिल लेट। एनीवे, लेट्स होप ऐसा कुछ भी ना हो और प्रीतिश सही सलामत हो। ढूंढ निकालो इस प्रकाश भार्गव और विहान भार्गव, क्विक। सर प्रकाश और विहान कहाँ है? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? हमें सच सच बता दीजिए वो दोनों कहाँ हैं, हमें उन दोनों की तलाश है। देखिए फिलहाल इस वक्त वो घर पर नहीं है, लेकिन बात क्या हुई है? आप हमें सच सच बता दीजिए वो दोनों कहाँ हैं, नहीं तो उनके खिलाफ हम... देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। आप चाहे तो घर की तलाशी ले सकते हैं। थैंक यू। सर प्रकाश और विहान दोनों गायब हैं। प्रीतिश की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हमारे पास। वैसे तीनों की फोटोग्राफ्स मैंने सर्कुलेट करवा दिए और पूरे स्टेट में सर्च एक्टिवेट करवा दिया सर। कम इन। सर कोई आदमी आया है विजय नाम का, वो कह रहा है कि उसके पास प्रीतिश कोठारी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। बुलाओ। ठीक है सर। सर मैंने प्रीतिश कोठारी का मिसिंग पोस्टर्स देखा बाहर, इसलिए मैं आप लोगों के सामने आया। हाँ सर यही सर, 3-4 दिन पहले रात को इनके साथ 2 लोग और थे, और सर इन्हीं के साथ ये प्रीतिश भी था सर। अबे आंखें फूट गई है क्या? दिखाई नहीं देता गाड़ी बंद है? ए तेरे बाप का रास्ता ही है, हट यहाँ से। आप बाप पे मत जाना, गाड़ी बंद है। गाड़ी बंद है तो मनमानी करेगा, काट के रख देंगे तुझे भी और तेरी इस फटफटिया को भी। चल हटा इसे, हटा। सर प्रीतिश को आखिरी बार प्रकाश और विहान के साथ यहाँ देखा गया था, जीडीए कॉलोनी। यहाँ से कहाँ गए होंगे सर? गुलशन,
अब और लगने लगा है कि बचाने में देर हो गई है शायद। एनीवे, एटलीस्ट अब एक जनरल डायरेक्शन तो है। इस पॉइंट से कनेक्ट होने वाले सभी मेजर रास्तों पे पूछताछ करो, खासतौर पे हाईवे। देखो कुछ मिलता है क्या, और लोग डिप्लॉय करो। एक एक गली, एक एक स्पॉट की तलाशी लो, कुछ छूटना नहीं चाहिए। सर, पुलिस ने उस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा। जगह जगह पर प्रतीश की तस्वीर के साथ उसके पोस्टर लगाए गए और इस बीच मीडिया को इस खबर की हवा लग चुकी थी। पुलिस के लिए भी इस मामले को लोगों की नजरों से दूर रखना असंभव होता जा रहा था। आखिरकार 5 दिनों के बाद यह मामला पूरी तरह से उजागर हो गया जब एक लाश बरामद हुई। हटिए आप लोग हटिए प्लीज, हटिए हटिए पीछे प्लीज, हटिए। लोगों को दूर रखो, क्राइम सीन कंटामिनेट नहीं होना चाहिए। मीडिया को जितना दूर हो सके रखो और एंटायर एरिया एक एक इंच अच्छे से चेक करो, देखो कुछ मिलता है कि नहीं। जी साहब, पीछे जाइए प्लीज, पीछे जाइए और पीछे जाइए प्लीज। प्रीतिश के घर वालों को कांटेक्ट करो और बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाओ। क्राइम सीन से थोड़ी सी दूर पर हमें ये मिला है, मोबाइल और घड़ी। ये घड़ी, ये मोबाइल, ये प्रीतिश का ही है। आरती ने उसे गिफ्ट दी थी, हमेशा पहने रखता था। प्रीतिश ही है ये। गुलशन, इसके बावजूद आइडेंटिटी को ऑफिशियली कंफर्म करना होगा। डीएनए टेस्ट अरेंज करो। प्रकाश और विहान को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। मीडिया भी इस केस में इन्वॉल्व है। केस को हाई प्रोफाइल बनाने में टाइम नहीं लगेगा। हमें जल्द से जल्द इस केस को कंट्रोल करना है। सब पुलिस की लगातार कोशिश के बाद यूपी पुलिस ने प्रकाश भार्गव और विहान भार्गव को पकड़ भी लिया। तुम दोनों के खिलाफ बहुत से लोगों के बयान है हमारे पास। सभी ने तुम दोनों को प्रीतिश को अपने साथ कार में ले जाते हुए देखा था। शादी वाली रात तुम दोनों ही प्रीतिश को अपने साथ गाड़ी में डालकर कहीं ले गए थे। कहाँ ले गए थे उसे? वहीं ले गए थे जहाँ के वो लायक था। उसकी हिम्मत कैसी हमारी बहन से दोस्ती करने की? प्यार व्यार शादी करेगा वो भी हमारी बहन से। साला अपनी जात भूल गया। हम लोग के साथ खड़े रहने की औकात नहीं है उसकी, इसीलिए मार दिया उसे। वैसे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। 2 साल पहले मोनिका पॉल मर्डर केस में इन्वॉल्व हो तुम, बेल पे बाहर हो, उसके बाद ये कांड। प्रकाश भार्गव और विहान भार्गव ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया, लेकिन वो तीसरा आरोपी जिसने प्रकाश और विहान का साथ दिया था वो अब भी फरार था। आखिरकार बलदेव पहलवान 23 मार्च 2005 को पुलिस की गिरफ्त में आ गया। उसके खिलाफ एक अलग केस दर्ज किया गया। दिन रात एक करके पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एक सशक्त मामला बनाया। तमाम गवाहों के बयान, डीएनए टेस्ट और यहां तक कि आरोपियों के इकबालिया बयान भी जुटाए गए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद पूनम कोठारी को अपने बेटे के लिए इंसाफ नहीं मिल पाया। नहीं मैम, मैंने कुछ नहीं देखा। मैम वहाँ पे बहुत अंधेरा था तो मैंने ठीक से कुछ देखा नहीं वहाँ पे। यही लोग थे या नहीं पता नहीं मैम। हम तो काम में बिजी थे मैडम। तुम्हारा काम तो गेट पर नजर रखना है, फिर किस काम में बिजी थे तुम? शादी थी ना तो और दूसरे काम में बिजी हुए थे। जी सर, यही थे। इन्हें देखा था मैंने उस लड़के के साथ। अच्छा, तो ये बताओ, क्या तुमने आरोपियों को प्रतीश को मारते हुए देखा? नहीं सर। इनके हाथ में कोई हथियार वगैरह देखा था? नहीं सर। एग्जैक्टली माय पॉइंट योर ऑनर। विजय ने प्रकाश और विहान को प्रतीश के साथ सिर्फ देखा। ना तो इस बात से यह साबित होता है कि प्रकाश और विहान जबरदस्ती उसे अपने साथ कहीं ले जा रहे थे, और ना ही यह साबित होता है कि इन दोनों ने प्रतीश का मर्डर किया है। दैट्स ऑल योर।
साफ जाहिर था कि गवाहों को या तो डरा धमकाकर उन्हें अपना बयान बदलने के लिए मजबूर किया गया है या फिर उन्हें पैसे देकर खरीदा गया है। बहरहाल इस सब का इस केस पर बुरा असर पड़ा और एक मोड़ पर तो ऐसा लगने लगा था कि जैसे इस जंग में झूठ की जीत होगी और सच की हार। खासकर तब जब उसी आरती ने बड़ी निर्ममता से अपने और प्रतीश के बीच के रिश्ते को झुठला दिया, जिस आरती से प्रतीश बेइंतहा प्यार करता था। ये है वो लेटर्स, कार्ड्स वगैरह जो आरती ने प्रीतिश को भेजे थे। ये सब आपने मुझे पहले क्यों नहीं दिए? किसे पता था कि इस रिश्ते को साबित करने की जरूरत पड़ेगी। आरती ने ही मुझे मना किया था। उसने बोला था कि ये चीजें बाहर नहीं आनी चाहिए। उसे उसकी और उसकी फैमिली की बदनामी का डर था, लेकिन अब हमारे पास भी और कोई चारा नहीं है। मुझे लगता है ये लेटर, कार्ड्स और वो ईमेल जो आरती ने विपिन को भेजे थे, आरती को झूठा साबित करने के लिए ये सब काफी होने चाहिए। लेट्स सी। आज कोर्ट में होगा आरती भार्गव का प्रोसिक्यूशन द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन। आरती भार्गव ने पुलिस के सामने अपने भाइयों के गुनहगार होने की आशंका जताई, लेकिन वो कोर्ट में जाकर अपने बयान से मुकर गई। अब ये सारा केस आरती भार्गव के क्रॉस एग्जामिनेशन पर निर्भर करता है। सारा देश जानने के लिए बेताब है कि क्या होगा बंद अदालत के दरवाजों के पीछे। तो ये लव लेटर्स तुमने प्रीतिश को नहीं लिखे? नहीं। और ये हैंडराइटिंग भी तुम्हारी नहीं है? मतलब मैं अपने सारे फ्रेंड्स को कार्ड्स भेजती हूँ। हाँ, लेकिन लव लेटर्स तो नहीं भेजती ना? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। जज साहब, ये वो 5 ईमेल हैं जिसमें मिस आरती ने विपिन कोठारी से प्रीतिश के बारे में हालचाल पूछा और उसकी चिंता जताई। नहीं सर, मैंने कोई ईमेल नहीं भेजा है। मैं तो प्रीतिश के भाई का ईमेल एड्रेस तक नहीं जानती हूँ। lookc@yuhan.com ये तुम्हारा ईमेल एड्रेस नहीं है? जी नहीं, ये मेरा ईमेल एड्रेस नहीं है। मिस आरती, आप झूठ बोल रही हैं। आपने जो मेल भेजे हैं उसमें प्रीतिश को चीनू कहा गया है और आपके अलावा इस नाम से उसे कोई नहीं बुलाता था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस। सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। मुझे नहीं पता ये सब लोग क्या कह रहे हैं। मैंने कोई ईमेल नहीं भेजा है। शालिनी और पूनम कोठारी सही थे। केस एक बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका था। किस दिशा में, किसके पक्ष में जाएगा, यह कहना मुश्किल था। दबाव सभी पर बढ़ रहा था, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या जज, क्योंकि इस केस से मिलते जुलते 2 हाई प्रोफाइल मामले पहले से ही सुर्खियों में थे। अब सबकी नजरें प्रीतिश कोठारी केस पर टिकी हुई थी। इससे पहले कि अंतिम दलील की सुनवाई हो, मीडिया ने एक रहस्यमय टेप का खुलासा किया। ये टेप कहां से आई, किसने दी, ये राज ही रहा, लेकिन इस टेप ने आरोपियों का पर्दाफाश करने में एक अहम भूमिका निभाई। वादे के अनुसार हम आपके सामने लेकर आए हैं एक सनसनीखेज रिकॉर्डिंग जो प्रीतिश कोठारी के सच्चाई को बयान करती है। आई किल प्रीतिश कोठारी, हथौड़ा मारकर हत्या कर दी गई। ये शब्द किसी और के नहीं, खुद आरोपी के हैं। सुनिए। मैंने मारा प्रतीश को, हथौड़े से मार करके उसकी हत्या की। प्रतीश और आरती के बारे में पूरे परिवार को पता चल चुका था। हमारे फैमिली की रेपुटेशन दांव पर थी। जब उस पार्टी में मैंने प्रतीश को देखा, मैंने और विहान ने ये डिसाइड कर लिया था कि ये सबसे अच्छा मौका है सब कुछ ठीक करने का। बाद में मौका मिले न मिले। बारात के बाद मैंने और विहान ने खाना खाया और हमने देखा कि प्रतीश भी अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा है। मैंने विहान से कहा कि उसको बाहर लेकर के आए। थोड़ी देर के बाद विहान प्रतीश को बाहर लेकर के आया और फिर मैंने अपनी गाड़ी में उसको फ्रंट वाली सीट पर बैठाया। पीछे बलदेव पहलवान और विहान बैठे थे। गाड़ी में खुद चला रहा था और गाड़ी ड्राइव करके हम लाल कुआं के पास वाले हाईवे पर पहुंचे। हम यहाँ पे क्यों बात कर रहे हैं? वहाँ अल्ले गुल्ले में कैसे बातचीत होती? यहाँ अच्छे से बातचीत होगी, इसलिए लाया तुझे यहाँ पे। अगर कुछ भी बात है तो हम बात कर सकते हैं, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अरे हम क्यों टेंशन लेंगे बे? टेंशन तो अब तू लेगा। बहुत मजाक हो गया। मैं मजाक नहीं करता। नहीं मिली थी प्यार मोहब्बत करने को और फिर वही कार लेकर के हम दिल्ली चले गए। ये रिकॉर्डिंग साफ तौर पर साबित करती है कि प्रीतिश कोठारी का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि प्रकाश भार्गव और विहान भार्गव ने ही किया है। और ये सब साबित होने के बावजूद अगर उन्हें सजा नहीं दी गई तो ये घोर अन्याय होगा।
देश की जनता एकजुट होकर न्याय मांग रही है और इस सैलाब को कोई नहीं रोक सकता। सच सबके सामने है जज साहब। ये रिकॉर्डिंग कोर्ट में भले मायने ना रखती हो, लेकिन इसमें मौजूद सच बार बार कोर्ट में दोहराया जा चुका है। प्रकाश भार्गव और विहान भार्गव, इन दोनों के पास छिपने और भागने के अलावा कोई जगह नहीं। दैट्स ऑल। This court has heard the arguments of defense lawyer and prosecutor. After deliberation and proper scrutiny of the arguments, this court finds Prakash Bhargav and Vihan Bhargav both were present at the said venue and indeed present with Pratish Kothari. ये अदालत मानती है कि प्रोसिक्यूशन अपनी दलील के जरिए ये बात साबित करने में कामयाब हो गया कि प्रकाश भार्गव और विहान भार्गव के पास प्रतीश कोठारी को मारने का मोटिव था। यह अदालत यह भी मानती है कि डिफेंस अपनी दलीलों से यह बात साबित करने में नाकामयाब रहा कि प्रकाश भार्गव और विहान भार्गव का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं था। यह अदालत प्रकाश भार्गव और विहान भार्गव को आईपीसी की धारा 302/34 के तहत दोषी मानती है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। साथ ही 1 लाख रुपए जुर्माना देने का आदेश देती है और इसके अलावा आईपीसी की धारा 364/34 के तहत 50,000 रुपए और आईपीसी की धारा 201/34 के तहत 10,000 रुपए जुर्माना देने का आदेश देती है। थैंक यू शरण, थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं होती तो। एक्सक्यूज मी। आंटी मुझे माफ कर दीजिए। मैं अगर माफ कर भी दूं तो क्या हो जाएगा आरती? तुम अपने आप को माफ कर पाओगी कभी? चले। मिसेस कोठारी, आपको इतने टाइम बाद इंसाफ मिला, क्या आप खुश हैं इस जजमेंट से? थैंक यू आप सब लोगों का जिन्होंने हमारा साथ दिया। लेकिन हम इन मर्डरर्स के लिए उम्र कैद नहीं, डेथ पेनल्टी चाहते थे। आखिरकार सच की जीत हुई और झूठ की हार। एक और हाई प्रोफाइल केस जिसमें एक आम इंसान के लिए इंसाफ पाना मुश्किल लग रहा था, पर आखिरकार पूनम कोठारी को न्याय मिला। लेकिन पूनम कोठारी आरोपियों को उम्र कैद की सजा मिलने से संतुष्ट नहीं थी। उनकी सजाए मौत की मांग पर लोगों को हैरानी हुई। लेकिन समझिए उस मां की पीड़ा को जिसने अपने जवान बेटे को खोया हो, इंसाफ पाने के लिए अकेले ही संघर्ष किया हो। बेटे के छिन जाने के बाद उनका जीवन मौत से भी बदतर हो गया था। ऐसे में पूनम कोठारी की यह जिद अनुचित नहीं लगती। प्रीतीश भले ही मेरे सामने ना हो, पर मेरे साथ जरूर है। प्रीतीश के शब्दों ने ही तो मुझे लड़ने का हौसला दिया। अब जिंदगी का मतलब ही है सच के लिए लड़ना, इंसाफ के लिए लड़ना। बस मेरा बेटा जहां भी हो उसे शांति मिले। किसी ने सही कहा है कि अपने हौसले को यह मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफें कितनी बड़ी हैं, अपनी तकलीफों को यह बता दो कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। अन्य दो मामलों की तरह प्रीतीश कोठारी का मामला भी इतिहास में दर्ज हुआ। उम्मीद है कि इन एग्जाम्पल से यह सिद्ध हो गया होगा कि चाहे कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कितना ही अमीर क्यों ना हो, लेकिन वो कानून से बड़ा नहीं हो सकता। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।